अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं ये काम कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले आपका जो अभी TRE 3 एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, और ऐसे जब आपका क्लास 7 में अगर हो या फिर आप अगर क्लास 10 में हो तो दोनों के बोर्ड में इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाएं तो आपको ज़रूर उसमें से आएगा। ठीक, क्योंकि जो बुक है आप जब एसिड बेस पढ़ते होंगे तो आपको ये ज़रूरत है, और ये जहाँ पर भी एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन आता है, यानी कि जो भी कंपटीशन पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लेकर के अम्ल और क्षार का कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड है, हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन है 17, यानी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो करीब करीब 10 मिनट के अंदर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय स्वभाव का नहीं है। तो आखिर कौन है इसमें से जो अम्लीय नहीं है। तो नींबू का तो अम्लीय है, यानी कि सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इमली भी आपका है जो कि टर्टरिक अम्ल पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर खाने का सोडा ये आपका अम्लीय स्वभाव का नहीं है, ये भी आपका खट्टा पड़ता है, तो ये भी आपका कच्चा आम जो है सो टर्टरिक अम्ल में पाया जाता है। ये दोनों टर्टरिक अम्ल में आता है, ये आपका सिट्रिक अम्ल में आता है। ठीक है, तो ये मिला करके यानी आपका इसमें जो आंसर होगा वो खाने का सोडा होगा। यानी ये आपका जो सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ये आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जब बेसिक नेचर का होगा तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी। तो मेरा जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही है, और ये सब गलत है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहा जाता है सिरके में कौन सा अम्ल उपलब्ध है। जल्दी से आंसर इसको बताइए। सिरके मतलब कि आपका विनेगर में कौन सा अम्ल होता है। ये आपका ऑप्शन है एसिटिक एसिड। इसको हम लोग एक चीज़ और ना बोलते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। फार्मूला चलते हैं ना तो CH3COOH होता है। ये आपका साइट्रिक एसिड हो गया। फिर अगर यहाँ पे फार्मिक अम्ल होगा, कार्मिक अम्ल नहीं, फार्मिक अम्ल, ये आपका है फार्मिक अम्ल। ठीक है, फिर आपका है टारटारिक अम्ल। तो इसमें बताइए कि कौन सा होगा सिरके में उपलब्ध अम्ल। तो देखिए हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सिरके में जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिट्रिक अम्ल। इस प्रकार से अगर चलो आगे, तो निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है। प्राकृतिक सूचक की बात कहा जा रही है। हल्दी भी आपका नेचुरल में पाया जाता है। इस सूचक का इंग्लिश होता है बाबू इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हमको हल्दी जब है ये भी इंडिकेटर्स है। गुड़हल के पंखुड़िया यानी कहने का मतलब उड़हुल, ये भी आपका है इंडिकेटर्स, वो भी प्राकृतिक नेचुरल। कैसे कि आपको जब 7 क्लास का जब पढ़ोगे तो उसमें आपको गुड़हल भी दिखता है, और साथ ही साथ आपको दिखता होगा कर्मी का फूल, यानी कि इसको बेशरम कहा जाता है। SCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है बेशरम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये सब के सब नेचुरल है। लिटमस भी नेचुरल होता है, ये तो सबको जानते हैं कि 2 प्रकार का लिटमस पेपर होता है। एक तो आपका रेड लिटमस होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लू लिटमस होता है। तो यहाँ पर हमारा लिटमस भी सूचक होता है, और ये हल्दी भी होता है और गुड़हल भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कौन नहीं जब पूछा गया तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि ये सब तो है ही। तो इसमें से 4 जो है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सब के सब प्राकृतिक सूचक है ही। तो पूछा गया कौन नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें 4। अब कहता है चूने के पानी में पाया जाने वाला हाइड्रोक्साइड क्या होता है। चूने के पानी में कौन सा हाइड्रोक्साइड होगा। हाइड्रोक्साइड से पता चल रहा है कि ये आपका बेस से रिलेटेड कह रहा है, यानी कि OH लास्ट में ज़रूर होगा। तो कौन सा होगा जिसके में चूने का पानी होगा, जल्दी से बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होगी नहीं, ये भी नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी नहीं है, यानी कि ये NaOH ये नहीं होगी। KOH भी नहीं होगी। आपका कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का हॉल्ट वाइस, यानी ये आपका चूने के पानी में मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा C। 4 में चलते हो, दूधिया मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है। दूधिया मैग्नीशियम एक बेस है। ठीक है, जब मैग्नीशियम बात ही समझिए, जब मैग्नीशियम आपको बोला ही जा रहा है तो आप ऑप्शन को देख करके डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर D, यानी कि दूधिया मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा के उपचार के लिए हम किनका उपयोग करते हैं। देखिए, अगर अम्लीय मृदा अगर अम्लीय हो जाए, यानी कि अम्ल वाला, ठीक है, मृदा अगर अम्ल हो जाए तो हमको बेस चाहिए। और बेस में कौन सा बेस चाहिए, तो बाबू चूना के पानी वाला चाहिए था। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पर आंसर हो जाएगा CaOH का हॉल्ट वाइस, याद रखना है। ठीक है, CaOH का हॉल्ट वाइस। अब कहा जा रहा है यहाँ पर, जल में अम्ल का घोल बनाने का
सही तरीका कौन सा है? सही तरीका पूछ रहा है कि जल में अम्ल बनाना है, अम्ल का घोल, जल और अम्ल का घोल बनाना है। तो जब दोनों का घोल बनाना होगा तो सही रूप क्या है कि हम अम्ल में पानी मिला देंगे। देखो अगर ये ऐसा काम करेगा तो हो सकता है अचानक से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। कैसे? बहुत ज़्यादा अम्ल रखा हुआ था, हम उसमें पानी थोड़ा सा मिलाएं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल समझो, जब हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कढ़ाई में तेल होता है, गर्म होता है, थोड़ा सा अगर पानी मिलाते हैं तो समझ लो क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सोचो वही बात, अगर पानी बहुत सारा हो, उसमें थोड़ा सा तेल मिला देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर समझना है कि अगर हमको जल और अम्ल का घोल बनाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा कि जल रहेगा पहले से और उसमें हमको अम्ल डालना है। ठीक है, जल में अम्ल डालना है तो अम्ल में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे। एसिड मतलब कि अम्ल मिलाएंगे। तो आंसर यहीं पर मिल गया बी। ठीक है, दोनों को एक साथ भी मिलाने से भी प्रॉब्लम हो जाए। कैसे? अब कितना मिला रहे हो क्या पता, हो सकता है कि अगर स्ट्रांग हो तो हालत ख़राब कर देगी। इसीलिए हम वही करेंगे, यानी जल में क्या करेंगे, अम्ल को मिला देंगे। कहता उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के उत्पाद में हमेशा क्या होता है? उदासीनीकरण जब करते हैं यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो बताइए उसमें क्या क्या हमें प्राप्त होती है। तो क्या हमें अम्ल और क्षार प्राप्त होता है? ये तो गलत बात है। यानी हम लोग तो जान चुके थे ना कि उदासीनीकरण एसिड में कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता था तो हमें दो चीज़ बनता था, एक तो हमारा साल्ट बन जाता था यानी कि नमक, और दूसरा हमारा बनता था क्या, वाटर। और साथ ही साथ जब कंटेनर को हम लोग छूते थे तो थोड़ा सा हीट होता था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हीट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो लवण और पानी बनता है और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा भी मिलता है। तो कह रहा है प्रतिक्रिया में हमेशा क्या उत्पाद होता है? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, प्रोड्यूस क्या होता है? तो हमारा जो प्रोड्यूस जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस होता है साल्ट और वाटर, यानी नमक और पानी। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, और सी इसका सही आंसर होगी। फिर आगे क्वेश्चन है, हल्दी जो है ना वो एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, डालता किसके ऊपर है, बेस पर। और बेस का जो रंग है ना वो जो पीला था हल्दी वो चेंज होकर के लाल में हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, सही बात है। इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर, अलग अलग पहले हम अम्ल में डाल देंगे फिर क्षार में डालेंगे तो कहता है कौन सा रंग दिखाई देगा। तो देखो अम्ल और क्षार दोनों पीला, पीला कहने मतलब पीला था ही और पीला ही रह गया, इसका मतलब कि नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, नो चेंज। तो बताओ क्या बोले, एसिड में नो चेंज होगी बट बेस में, जैसे ही अगर हम यहाँ पर एसिड ले लें तो एसिड में करेंगे तो नो चेंज। अब नो चेंज कहने का मतलब हो गया कि हमारा येलो ही रहेगा यानी पीला ही रहेगा। लेकिन अगर हम बेस में डाल दें तो जो हमारा येलो था यानी येलो था इस चेंज होकर के किस में बदल जाएगा, रेड में। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो अम्ल और क्षार दोनों पीला, ये गलत बात हो गई क्योंकि अम्ल में तो पीला रहेगा लेकिन क्षार में लाल हो जाएगा। तो अम्ल में पीला रहेगा लेकिन क्षार में क्या हो जाएगा, लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। गुलाबी तो हमारा फिनोप्थिलीन आता है जो कि हमारा इंडिकेटर्स जो होता है वो नेचुरल नहीं होता है, मैनमेड होता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, कहता है फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक का मतलब हो गया कि जो मैनमेड बनाया गया है, संकेतक है। ठीक है, और अम्लीय और क्षारीय के घोल में इसको डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझो कि फिनोप्थिलीन जो होता है ना ये रंगहीन होता है यानी कि कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होता है। जब ये कलरलेस होता है तो ये एसिड पर भी ये भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एसिड में अगर हम देखेंगे तो रंगहीन रहेगा यानी जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जैसे अगर हम बेस में इसको डालते हैं तो ये कलर को चेंज करके हो जाता है पिंक। ठीक है, तो देखिए कहता है कि पहले अम्ल में डालते हैं, ठीक है, और किस में डालते हैं, क्षारीय में। तो अम्ल में लाल होगा नीला, तो गलत बात है। अम्ल में क्या हो जाएगा, कलरलेस, यानी कलरलेस, और उसमें क्या होगा, गुलाबी। तो मेरा आंसर दिख रहा है यहाँ पर डी, और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि जब मिट्टी बहुत अधिक, ये गलत यहाँ पर होगा, यहाँ पर अम्लीय नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, ओनली क्षारीय, क्योंकि हम अम्लीय के लिए देख चुके थे, उसमें हम लोग डाले थे, याद किए। जब बोला गया कि अगर बहुत ज़्यादा अधिक अम्ल होगा तो हमको क्षार देंगे तब ना न्यूट्रल होगा, तो नहीं हमको उसके लिए क्या देना पड़ता है, CaOH का होल ट्वाइस दिए थे, पीछे क्वेश्चन देखिएगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जब मिट्टी बहुत अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा तो हमको देना पड़ेगा अम्ल। तो ठीक है, तो अम्ल क्यों देंगे, क्योंकि क्षारीय है। तो क्षार को अगर हमको कंट्रोल करनी है तो क्षार को कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब उसमें हमको बेस देना होता है।
ठीक है। तो जब बेस देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसमें पौधे को अच्छे से विकसित नहीं हो पाते। इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिट्टी में हमको क्या डालना पड़ेगा, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो टार्टरिक अम्ल का प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, टार्टरिक अम्ल। तो आंसर इसमें कौन हो जाएगा, ए। थोड़ी सी ऐसे होगी कि जब आप 7 का जब SCERT पढ़ोगे वहीं से सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके। तो हो सकता है कि अगर सारा क्वेश्चन बन ही जाए तो फिर हमको क्या मतलब रहा, है ना। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन तो अलग से आएंगे ही ना, तो उसी को हम लोग को क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ लेनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है लिटमस एक प्राकृतिक रंग, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक रंग निम्नलिखित में से किसका अर्क है। मतलब एक तरह से पूछिए कहाँ से लिटमस आया है। लिटमस जो आया प्राकृतिक सूचक आया वो कहाँ से आया है, भाई चाइना गुलाब गुड़हल से तो आया नहीं है, जो कंदर से भी नहीं आया, लाइकेन नाम से आया है। कहाँ से आया है, लाइकेन से। जामुन से भी लिटमस नहीं आया, लिटमस आया कहाँ से, लाइकेन से, याद रखना है। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया है। उदासीनीकरण क्या है, कहता है भौतिक प्रक्रिया है क्या, न्यूट्रलाइजेशन। तो गलत बात है। एसिड बहुत खतरनाक और बेस है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें न्यू प्राप्त होता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये देखो इधर से हम इधर बनाएं लेकिन इधर से इधर नहीं बना सकते, इसीलिए इसको कहेंगे कि दो चीज़ जब नए नए अलग अलग चीज़ को रिएक्ट करा कर अलग चीज़ बनता है तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जो होता है ना वो रिवर्सेबल नहीं होता है। जैसे रिवर्सेबल तब कहेंगे जब इधर से ये बना, ये दोनों से ये बन सकता है, तो ये दोनों से ये सब बन जाए तो रिवर्सेबल। लेकिन केमिकल कभी भी रिवर्सेबल नहीं होता है। इसीलिए हम तो पहले बोलेंगे भौतिक तो होगी नहीं, यानी भौतिक होता तो उल्टा होता है, यानी रिवर्सेबल होता है। भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं कह सकता, गलत बात। भौतिक परिवर्तन जो है सो उल्टा ही होता है, तो ये तो पहले ही ये स्टेटमेंट गलती दे दिया, तो ये भी गलत हो गई। रासायनिक परिवर्तन तो हो है, बिल्कुल सही रासायनिक परिवर्तन, लेकिन उल्टा किया जा सकता है, ये गलत हो गया। यानी कि रासायनिक परिवर्तन तो होगी लेकिन उल्टा किया नहीं जा सकता है, तो मेरा आंसर हो जाता है डी। याद रखना है रासायनिक, इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना। बेस भौतिक होता है फिजिकल, वो तुम्हारा रिवर्सेबल होगा इधर से भी इधर से भी, लेकिन जो केमिकल होता है ओनली एक ही डायरेक्शन होता है, इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। कहता है घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल कर देता है। अभी क्वेश्चन बताएं, हल्दी जो है ना एसिड पर कोई प्रभाव नहीं डालता, किस पर डालता है, बेस पर। जब बेस पर डालेगा तो कह रहा है कि रंग जो पीला था उसको से क्या कर दिया, लाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय। ये तो डायरेक्टली हमको पीछे वाला से ही मिल चुका है। कहते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ के समूह में अम्ल है। अम्ल, देखो अंगूर में तो अम्ल है लेकिन पानी में किसी प्रकार कोई अम्ल नहीं है। सिरका में अम्ल है लेकिन साबुन में बेस है। दही में अम्ल है लेकिन इसमें बेस है। दही में अम्ल है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और इसमें भी अम्ल है। तो इस प्रकार से मेरा कह सकते हैं कि डी जो है यहाँ पर दोनों अम्ल है। कहता रंगहीन विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। इसका समाधान का एक बात बताओ, कोई भी अगर हमारा है तो एसिड में या तो प्रभाव पड़ता, लेकिन एसिड में प्रभाव नहीं पड़ सकता भी है, लेकिन क्या न्यूट्रल में कभी प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना न्यूट्रल में किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब रंगहीन फिनोप्थिलीन है तो एसिड पर प्रभाव न पड़ करके बेस पर पड़ता है, और बेस को क्या कर देता है, गुलाबी में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा इसमें समाधान दिए गए हैं जिसमें वो चेंज नहीं होगा, तो एसिड में चेंज नहीं होगा और साथ ही साथ किसमें, न्यूट्रल यानी कि उदासीन में भी चेंज नहीं होगा। तो कहता है क्षारीय, गलत बात, क्षारीय में गुलाबी हो जाएगा। तो हमको तो कह रहा है कि चेंज नहीं हो, तो ये आंसर नहीं होगी। या तो अम्लीय है तो क्षारीय, अम्लीय चलेगा लेकिन क्षारीय नहीं चलेगा। अम्लीय हाँ चलेगा, उदासीन भी चलेगा, तो इसका आंसर हमारा मिल जाएगा सी। ठीक है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार सूचक है, दोनों को कौन बता कर सकता है। तो देखो सिरका तो बाबू ये है अम्ल, ये भी अम्ल, और ये है बेस यानी कि क्षार, दोनों को कौन बता सकता है। तो दोनों के सूचक के रूप में हम जो लेते हैं ना वो हल्दी को लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो इसका देखो डायरेक्ट आंसर अगर है तब नीचे भी आंसर दे दिए हैं, PDF अगर चाहिए तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्या कांटेक्ट कहाँ करेंगे, तो जाना RGB के साइट पे, RGB क्लासेस YouTube, यहाँ पर नंबर होगा, मोबाइल नंबर, वहाँ पर व्हाट्सअप करो, आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगला दिन हम देखते हैं नया से टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको बस पढ़ते जाओ लगातार, जिसको अगर फ़ायदा हो रहा है थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, और इस तरह से हम आगे की ओर और लाते रहेंगे वीडियो के लिए। थैंक यू।